हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने बताने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा भौतिक जगत। ठीक है ना, इसको हम लोग जानेंगे और हमारा ये दूसरा पार्ट है। पूरा का पूरा नोट्स है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। इसका जाके आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सबसे सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी ये IIT JEE नीट्स हिंदी मीडियम के नोट्स हैं और ये सब कोटा राजस्थान के बने हुए नोट्स हैं, दिल्ली के। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी। मैकेनिक्स होता क्या है, मैकेनिक्स हमारा क्या होता है। तो इसमें द्रव्य जैसे ठोस द्रव गैस, इसमें द्रव्य ठोस द्रव गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अगर यांत्रिकी में देखें तो यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें द्रव्य कौन कौन से द्रव्य होते हैं, ठोस द्रव गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है कि उनके कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से लॉ होते हैं। यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। यांत्रिकी देखें तो किस पर आधारित होते हैं, तो यांत्रिकी जो आधारित होता है यह न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित होता है। जैसे कि इसमें रॉकेट नोदक, पिंडों की साम्यावस्था एवं उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, बल, आघूर्ण आदि का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक मैंने अलग से कॉन्सेप्ट आपको निकाल रहा हूँ। देखिए क्या है यांत्रिकी। पहली बात होती क्या है, तो यांत्रिकी सबसे सिंपल परिभाषा है कि इसमें द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसमें क्या है, तो इसमें एक आप ये लिख सकते हैं कि यांत्रिकी में न्यूटन के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही आधारित होता है। फिर आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होता है, तो इस शाखा में निकायों के ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा का स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन की खोज ऊष्मा के कार्य के रूपांतरण का क्या है, हमारा परिणाम है। तो जो ऊष्मा का इंजन की खोज होता है यह ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का क्या माना जाता है, यह एक परिणाम है। फिर आता है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी जो कि आपको क्लास 12th में इसका पूरा चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स क्या होती है, तो इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्रकाशिकी में यानी कि इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। व्यतिकरण आदि, साथ ही साथ दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, विभिन्न वस्तुएं एवं पतली फिल्मों जैसे साबुन के बुलबुले, क्योंकि ये पतली फिल्मों का यहाँ पे ये मूवी का कोई यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे फिल्म मतलब तो कोई भी परत होती है वो हमारी क्या होती है, जैसे कि साबुन की बुलबुले। जब साबुन आप लोग पानी में घोलते हैं तो उसमें देखिए बुलबुला निकलता ही नहीं, तो वही है कि रंगों का कारण, इंद्रधनुष का बनना आदि विषयों का रोचक अध्ययन भी इसी शाखा में किया जाता है। तो प्रकाशिकी में हमारी हमेशा और हमेशा प्रकाश पर आधारित ही परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा जो इंद्रधनुष बनता है इसका भी रोचक तत्वों का जो अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, तो प्रकाशिकी में ही मेरे प्यारे दोस्तों किया जाता है। फिर आता है दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे क्या होती है, इसमें क्या होता है, तो इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपति वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज़ किस प्रकार आगे बढ़ती है, वो कैसे आगे बढ़ती है एवं भाषण तथा संगीत का क्या लक्षण होता है। तो इसका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, दोलन तथा तरंगे में ही करते हैं। फिर आती है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रो
थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? तो इस शाखा के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ों यानी कि शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके मूल नियमों का प्रतिपादन गॉस, एम्पियर तथा फैराडे आदि ने किया। इन नियमों के संयोग को मैक्सवेल ने 4 समीकरणों के रूप में दिया था। तो इन नियमों को मैक्सवेल ने कितने समीकरणों में दिया था? तो उनके 4 समीकरण दिए थे। कौन कौन से थे? तो पहला हमारा समीकरण था चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या। पहला नियम क्या था? तो चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या। दूसरा क्या था? धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति। और तीसरा क्या था? विद्युत धारा की उत्पत्ति। चौथा क्या था? आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन वैद्युत गतिकी में ही किया जाता है। तो वैद्युत गतिकी में देखिए तो हमारी किसका अध्ययन किया जाता है? 4 चीज़ों का। 4 चीज़ें क्या क्या है? पहली है चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या। दूसरा क्या है? धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति। तीसरा क्या है? वैद्युत धारा की उत्पत्ति। चौथा क्या है? आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? वैद्युत गतिकी में ही मेरे प्यारे बच्चों किया जा। अब आता है मेरे प्यारे दोस्तों प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल मतलब कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं जो कि हमारे प्रकृति में उपस्थित हैं। तो बल की परिभाषा पहले देखें तो बल होती क्या है। मान लो हमारी यह क्या वस्तु है, अभी इस वस्तु पर हमने देखिए यहाँ पे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लग रहा है, तो ये वस्तु क्या हो रही है? इसको परिवर्तित कर रही है, या फिर यहीं पे जाएगी या फिर होने की क्या करेगी? प्रयास करेगी। मान लीजिए देखिए हम लोग इस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये क्या हो रही है कि अपने अवस्था में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है, या फिर परिवर्तन करने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। तो किसके कारण ये प्रयास कर रही है? क्योंकि हम लोग बल लगा रहे हैं ना, तो बल के कई कारण तो यह प्रयास कर रही है कि यहाँ पे है, अब ये चली जा रही है, यहाँ पे आ जा रही है। तो इसी चीज़ को क्या दिया गया? बल दिया गया। तो बल की परिभाषा देखें तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे। किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है, कि उसमें हमारा क्या हो रहा है? परिवर्तन, या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। तो बल क्या होता है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? बल कहते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है? कलम है। कलम अभी यहाँ पे है, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ चला रहा है, तो इसकी स्थिति में क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? बल का नाम दे देंगे। अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक गेंद को फेंकने के लिए, एक गेंद को, कोई भी गेंद है उसको क्या करेंगे? फेंकने के लिए, गतिमान गेंद को रोकने के लिए, कोई गेंद फेंक रहे हैं, कोई गेंद आ रही है, तो उसे क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो उसी रोकने का जो शब्द है यहाँ पे गतिमान गेंद को रोकने के लिए प्रयोग किया गया है। तथा स्प्रिंग को खींचने, स्प्रिंग को खींचना, मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारे देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग को क्या करने के लिए? खींचने के लिए, अथवा दबाने के लिए, या फिर इसको खींचे या फिर इसको क्या करें हम लोग? दबाने के लिए बल आवश्यक है। तो बल किसके किसके लिए आवश्यक है? कोई भी गेंद फेंकने के लिए, गतिमान गेंद को रोकने के लिए, स्प्रिंग को खींचने के लिए, या स्प्रिंग को दबाने के लिए क्या आवश्यक होता है? हमारा बल आवश्यक होता है। गेंद को फेंकने की घटना में बल गति प्रदान करता है। यदि आप गेंद को फेंकेंगे तो क्या रहेगा? गति तो प्रदान करेगा ना। और गतिमान गेंद को रोकने के लिए घटना में बल गति क्या करता है? रोकता है। स्प्रिंग को खींचने या फिर दबाने की घटना में स्प्रिंग के विन्यास में विरूपण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे हमेशा और हमेशा विरूपण उत्पन्न होगा। बल की सही अभिधारणा न्यूटन ने विख्यात गति के नियमों में दी थी। ठीक है ना।
अगर देखेंगे हम लोग तो प्रकृति में मूल बल के प्रकार, तो प्रकृति में अगर देखें तो जो मूल बल होते हैं वो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर बोला जाएगा आपसे एग्जाम में कि प्रकृति में मूल बलों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा बताना है कि प्रकृति में मूल बलों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। प्रकृति में मूल बलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा क्षीण नाभिकीय बल। तो प्रकृति में मूलों की संख्या कितनी, मूल बलों की संख्या कितनी? 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है ना। फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारा क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स ना, ठीक है ना, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा हमारा क्या है? क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है ना। क्षीण मतलब क्या होता है? बहुत ही कम नाभिकीय बल। तो हमारे देखिए, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट 3 में ये आपको चैप्टर पूरा हम खत्म कर देंगे। ये क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका 2 मैंने पार्ट बना दिया, तीसरा भी मिल जाएगा और 3 पार्ट में मैंने पूरा इसको खत्म कर दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर एंड पढ़ाई जाती